ये मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और मेजरमेंट मैंने 2 लेक्चर में करवाया है, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। मेजरमेंट का 2 लेक्चर है, उन्हीं पे ये क्वेश्चंस है। और ऐसा बात नहीं है, इन क्वेश्चंस को भी देखेंगे सॉल्यूशन कराते हुए तो मैं बहुत ही मतलब आसानी से मतलब बहुत ही अच्छे से करवाऊंगा, ताकि जो बच्चे मेजरमेंट ना पढ़े उनको भी समझ में आए कुछ। और प्लेलिस्ट में जाके मेजरमेंट के दोनों लेक्चर देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये था 1 न्यूटन इज द यूनिट ऑफ। तो न्यूटन किसका यूनिट है? तो न्यूटन है फोर्स का यूनिट, न्यूटन है फोर्स का यूनिट। तो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। और 1 न्यूटन इक्वल टू सीजीएस में कितना होता है? तो 10⁵ डाइन होता है, यानी 10⁵ डाइन होता है। और वो कैसे होता है हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए फोर्स को हम एसआई यूनिट में कैसे लिखते हैं, फोर्स को एसआई यूनिट में न्यूटन को कैसे लिखते हैं? तो देखिए मास को हम केजी में दिखाते हैं। फोर्स F इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए। m क्या है? m मास है और a एक्सेलरेशन है। मास को हम SI में क्या दिखाते हैं? मास को हम SI में kg से लिखते हैं। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहाँ मतलब लेंथ को मीटर से दिखाते हैं और टाइम को s से दिखाते हैं। तो ओवरऑल फोर्स का यूनिट क्या हो गया? kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए हमको डाइन यानी फोर्स का मतलब सीजीएस यूनिट दिखाना है यहाँ पे। तो सीजीएस यूनिट दिखाने के लिए हमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा इसको। तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 100 ग्राम। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर को कैसे? सेकेंड स्क्वायर लिख देंगे ऐसे ही। तो यहाँ पे देखिए ग्राम, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है। तो 10⁵ क्या हो जाएगा? 5। 10⁵ ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो सीजीएस यूनिट है ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइन। तो यही देख लीजिए एसआई यूनिट 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। यहाँ पे मैंने प्रूफ किया है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट क्या होता है? चार्ज। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट क्या होता है? चार्ज। मतलब फर्स्ट ये क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है, फिर सेकंड ऑप्शन है एनर्जी, फिर थर्ड ऑप्शन है पोटेंशियल, फोर्थ ऑप्शन है क्या होता है? फोर्स। फोर्थ ऑप्शन है फोर्स। तो इसमें से देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ का यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ का यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है। जहाँ पे चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलाम। चार्ज कोई यूनिट नहीं है, चार्ज का यूनिट होता है कूलाम। पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। पोटेंशियल यानी विभव का यूनिट होता है वोल्ट। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन सी मतलब एनर्जी का यूनिट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी। तो किलोवाट ये एनर्जी का यूनिट नहीं है। और क्या है? सीजीएस यूनिट है एनर्जी का। जूल क्या है? सीजीएस यूनिट है। और किलोवाट इंटू और क्या है? ये भी एनर्जी का यूनिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी इसमें से कौन सा एनर्जी का यूनिट नहीं है? यानी किलोवाट। वाट किस चीज़ का यूनिट है? वाट पावर का यूनिट है। वर्क पर यूनिट टाइम, यानी आप कितने यूनिट टाइम यानी यूनिट टाइम में कितना वर्क कर रहे हैं उसी को बोलते हैं पावर, उसी को स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो पावर का यूनिट क्या होता है? किलोवाट या वाट बोलते हैं इसको। मतलब बड़े पैमाने पे क्या बोलेंगे? किलोवाट।
अर्ग क्या है? अर्ग मतलब जूल का सीजीएस यूनिट है, एनर्जी का सीजीएस यूनिट है। 1 जूल इक्वल टू 10⁶ अर्ग होता है किलोवाट इंटू आवर, ये भी एनर्जी का यूनिट है। द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। अब न्यूटन पर मीटर को मतलब कैसे लिखेंगे? तो देखिए केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर मीटर है तो इसको पर मीटर में लिख देंगे। अब यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, केजी के लिए m1, एल के लिए 0, टी के लिए -2। इसका डायमेंशन हो गया, सरफेस टेंशन का डायमेंशन हो गया। सरफेस टेंशन का क्या हो गया? ये डायमेंशन हो गया। ये द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर। डाइन इंटू सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, डाइन इंटू सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। तो डाइन किस चीज़ का यूनिट है? डाइन सीजीएस यूनिट है, फोर्स का इंटू सेकेंड है। तो देखिए फोर्स का यूनिट है ये, डाइन इंटू सेकेंड। ये फोर्स का यूनिट नहीं है, डाइन किस चीज़ का यूनिट है? फोर्स का यूनिट है, लेकिन डाइन इंटू सेकेंड फोर्स का यूनिट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन। देखिए इम्पल्स यानी आवेग, आवेग किस चीज़ का यूनिट है? डाइन इंटू सेकेंड, यानी डाइन इंटू सेकेंड का क्या होगा? इम्पल्स। आवेग इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम। तो डाइन किसका है? फोर्स का यूनिट है, सेकेंड टाइम का होता है। तो आवेग, आवेग इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। तो ये इम्पल्स का हो गया। यहाँ पे एनर्जी का है ही नहीं, बी ऑप्शन है इसका। पावर का है नहीं, फोर्स का भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। तो फर्स्ट है प्रेशर, सेकेंड है इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड में दिया है ए एंड बी, फोर्थ में है मोमेंटम, फोर्थ में मोमेंटम। देखिए मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए पी पे एरो लगेगा। प्रेशर, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक करंट भी स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट भी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी, यानी प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक करंट बोथ आर स्केलर क्वांटिटी। अब आगे हम देखते हैं, सेवेंथ वाले को हम लास्ट में देखेंगे क्योंकि ये लेंदी है। डायमेंशन ऑफ सॉलिड एंगल, डायमेंशन ऑफ सॉलिड एंगल। तो देखिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यानी मेजरमेंट के लेक्चर में बताया था कि सॉलिड एंगल का डायमेंशन नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? डायमेंशन के जगह पे m0 l0 t0 स्क्वायर ब्रैकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, हमने आज ही के लेक्चर में आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या इसमें पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बाकी सभी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए 10th वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कौन सा वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशियों का समूह है। तो देखिए मास, मास स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी, एनर्जी यहाँ पे दिया है, वर्क दिया है, तो मास स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इसको कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ग्रुप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी पूछा है जहाँ की मास स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे भी हम ऑप्शंस को निगलेक्ट करते हैं आसानी से, जरूरी नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में जितने भी चीज़ दिए हैं वो हमें आना चाहिए। सेकंड में देखिए फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने अभी पढ़ा था, वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। डेंसिटी स्केलर है, प्रेशर स्केलर है, वर्क स्केलर है। तो ऐसे करके, क्योंकि वर्क डॉट प्रोडक्ट होता है और डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपको उतनी जानकारी नहीं है, ना जानने की ज़रूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी।
मतलब ऐसे ही हमने वेक्टर और स्केलर के बारे में आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, इसीलिए वेक्टर और स्केलर पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि अगर उस लेक्चर को देख लेंगे तो क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे और समझ में भी आएंगे। हमें मतलब विश्वास है कि अभी भी समझ में आता होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी? तो पावर, पोटेंशियल, वर्क, मोमेंटम। मोमेंटम कई बार आ गया कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और इसे हम P से डोनेट करते हैं और P पे एरो लगा देते हैं वेक्टर के लिए। तो मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क क्या है? स्केलर है। पोटेंशियल स्केलर। पावर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब मैंने बोला था कि इस क्वेश्चंस को मैं लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि मतलब ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस है। तो इसमें दिया क्या है? दिया है ये P इक्वल टू ए बाई टी प्लस बी टी। तो बी टी के ऊपर यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है। टी के ऊपर स्क्वायर है। एक्चुअली हम लोगों ने स्क्वायर लगाना छोड़ दिया था। वेयर P डिनोट्स फोर्स। P जो यहाँ पे है वो फोर्स को दिखा रहा है, यानी न्यूटन से इसे डिनोट कर दे रहा है, फोर्स उतना जगह नहीं है। वेयर P डिनोट्स फोर्स एंड T डिनोट्स टाइम। T टाइम को दिखा रहा है। तो आप A और B की वैल्यू बताओ। A और B की वैल्यू बताओ। अगर P फोर्स को दिखा रहा है तो मैंने मेजरमेंट बताया था। मेजरमेंट मैंने आपको बताया था कि मेजरमेंट का डिफिनीशन क्या होता है। तो एक्चुअली में आप इन दोनों को देख के पता लगा सकते हैं कि वही क्वांटिटी जुड़ सकती है या फिर उन्हीं क्वांटिटी को मेजर, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं जो कि जिनका यूनिट सेम हो, जिनका यूनिट सेम हो। अगर मास में 5 kg और 7 kg है तो हम जोड़ के 12 kg कर सकते हैं, लेकिन 5 kg और 7 मीटर है तो इसे जोड़ के 12 मीटर या फिर 12 kg नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही वही राशि या फिजिकल क्वांटिटी जुड़ती हैं जो सेम होती हैं। तो आपको ये पता होगा कि ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, तभी दो फोर्स जुड़ेंगे। 5 न्यूटन या फिर 7 न्यूटन के तो 12 न्यूटन होंगे, या फिर घटेंगे तो जो जितने भी न्यूटन होंगे। यानी सेम फिजिकल क्वांटिटी ही जुड़ सकती हैं, घट सकती हैं। कोई अदर क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के साथ नहीं जुड़ सकती है या फिर घट सकती है। तो यहाँ पे देखिए, जब A के नीचे सेकंड दिया है, टाइम दिया है। A के नीचे क्या दिया है? सेकंड दिया है, टाइम दिया है। B के नीचे क्या दिया है? BT स्क्वायर दिया है। और फोर्स का फॉर्मूला का क्या होता है? kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि A का वैल्यू क्या है? kg इंटू मीटर। 1 सेकेंड है, केवल 1 सेकेंड, और दूसरा सेकेंड इसमें क्या है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो पर सेकेंड लगा देंगे। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, A का वैल्यू यहाँ पे पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको ओवरऑल क्या मिलेगा? kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि फोर्स होगा। तो हमें इसे क्या करना है? kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनाना है, तभी ये फोर्स हो जाएगा। अब इसमें देखिए, सेकेंड स्क्वायर है यानी टाइम का स्क्वायर है, और B हमें क्या है? kg इंटू मीटर स्क्वायर। ये kg इंटू मीटर, सेकेंड स्क्वायर यानी T का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर हमें दिया हुआ है पहले से। तो हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो B के जगह पे आप देखिए ना, kg इंटू मीटर आपको मिल रहा है। जब B के जगह पे आप kg इंटू मीटर पुट करोगे तो ओवरऑल मिलके ये क्या बनेगा? न्यूटन बनेगा। तो kg इंटू मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A का वैल्यू जो आ रहा है kg इंटू मीटर पर सेकेंड, और B का वैल्यू हो जाएगा kg इंटू मीटर। अब यहाँ पे केवल इसी चीज़ को आपको देखना है कि दो समान फिजिकल क्वांटिटी ही जुड़ सकती हैं या घट सकती हैं। अब देखिए क्वेश्चंस। इफ वी अप्लाई continuously two force on an object of 12 न्यूटन and 13 न्यूटन then their resultant। यानी एक 12 न्यूटन का और एक 13 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो सकता है? तो 12 प्लस 13 होगा, 12 माइनस 13 होगा, या फिर 12 प्लस 13, 12 माइनस 13, या फिर 25 से -1 तक हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था वेक्टर एडिशन या फिर वेक्टर एडिशन बताया था। तो देखिए, अगर एक तरफ से आप फोर्स लगा रहे हैं
दोनों, अगर दो लड़के एक तरफ से एक ब्लॉक को धक्का दे रहे हैं, एक ब्लॉक को धक्का दे रहे हैं, 0 एंगल हो दोनों का, 12 और 13 का, तो क्या हो जाएगा 12 + 13 न्यूटन। लेकिन एक लड़का अपोजिट में चला जाए तब क्या होगा, एक 12 न्यूटन का लगाएगा यानी 180 डिग्री पे, तो एक 12 न्यूटन का लगाएगा, एक 13 न्यूटन का लगाएगा, तो ओवरऑल कैंसिल होकर क्या मिलेगा हमें, एक 1 न्यूटन का मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगा, ओवरऑल 1 न्यूटन का मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा। वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, जो कि हम डायरेक्शन को अभी नहीं ले रहे हैं। अगर लड़के को क्या किया जाए, अपोजिट कर दिया जाए, तो 12 - 13 ऐसे, तो यहाँ पे हमें केवल एक दिखाया जा रहा है, फिर यहाँ पे एक ही कंडीशन दिखाया जा रहा है। जबकि अगर 12 न्यूटन और 13 न्यूटन के क्रमशः 2 फोर्स लगाया जाए तो अलग अलग एंगल से लगाएंगे तो अलग अलग रिजल्टेंट हमें मिलेंगे। जहाँ की हम अलग अलग कंडीशंस पे लगाएंगे, तो केवल एक कंडीशन दिया जाए तो ये क्या, केवल एक कंडीशन को दिया जाए तो इसको जस्टिफाई नहीं करेगा, यानी केवल ये एक प्रॉपर कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 12 + 13 यानी जब बच्चे एक तरफ से ब्लॉक पे फोर्स लगाएंगे तभी इतना रिजल्टेंट आएगा, अब जब अपोजिट लगाएंगे तब इतना रिजल्टेंट आएगा। लेकिन ये क्या है, जब अपोजिट और एक साथ लगाएंगे यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री पे लगाएंगे तब इतना रिजल्टेंट आएगा। लेकिन ये क्या बता रहा है, मैक्सिमम 12 + 13 यानी 25 न्यूटन और मिनिमम -1 न्यूटन, यानी 25 न्यूटन और -1 न्यूटन के बीच कितना भी हो सकता है फोर्स का वैल्यू, क्योंकि हम दो ही एंगल पे देख रहे हैं, एक 0 डिग्री पे, एक 180 डिग्री पे। अगर एंगल को कुछ और कर दिया जाए तो देखिए, मैंने आपको बताया था वेक्टर एडिशन में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच जो होती है वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या करता है, लाई करता है, यानी 25 न्यूटन और -1 न्यूटन या -1 न्यूटन के बीच कोई भी वैल्यू हो सकती है अगर एंगल को चेंज कर दिया जाए। केवल हम 0 और 180 पे देख रहे हैं, इसलिए डी हमारा सही होगा। हाउ मेनी मेट्रिक टन्स इन 1 मिलीमीटर, हाउ मेनी मीटर इन 1 मिलीमीटर। तो आप देखिए यहाँ पे मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो और किलो। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी मीटर इन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था मेजरमेंट में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको अच्छा से डिस्कस किया था, फिर मैं आपको एक बार और बताने जा रहा हूँ। तो जब हम ऊपर जाते हैं तो 10 के टर्म में डिवाइड करते हैं, जब हम ऊपर जाते हैं तो 10 से डिवाइड करते हैं 1 में, लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए मिलीमीटर क्या है, मिलीमीटर एक छोटा यूनिट है और 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है वो पूछ रहा है। तो 1 मिलीमीटर में हम 1 ले लिए और कितने पैदान ऊपर जा रहे हैं, 1 2 3 मिली ले लीजिए, 1 2 3। 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, तो 3 10 से डिवाइड करेंगे, यानी 10 × 10 × 10 यानी 10⁻³ और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ यानी 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है। हाउ मेनी किलोमीटर इन 1 मीटर, यानी 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है। तो 1 2 3 पैदान ऊपर जा रहे हैं, तो 1 में 10 × 10 × 10 3 बार 10 से डिवाइड करेंगे, वो भी कितना होगा 10⁻³ किलोमीटर, यानी 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है। अब आइए देखिए, ये क्वेश्चंस हो गए। अब हम कुछ मतलब मेजरमेंट में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनका मतलब हमें बताना था फुल फॉर्म, मैंने नहीं बताया, वहाँ पे छूट गया और मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, इसका फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, जो सबमरीन में यूज किया जाता है साउंड के द्वारा, सबमरीन से सरफेस की सरफेस की कितना डेप्थ है, मतलब गहराई है, उसे नापा जाता है साउंड के द्वारा। रडार क्या होता है? रेडियो डिटेक्टिव एंड रैंकिंग, रडार रेडियो डिटेक्टिव एंड रैंकिंग, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड रेडियो वेव का यूज किया जाता है। लेजर क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये तीनों का फुल फॉर्म है। देखिए एक्चुअल में मतलब MCQ आता है क्वेश्चंस आप लोगों में, और ये MCQ क्वेश्चंस मतलब पूछ दिए जाते हैं फिजिक्स में या फिर GK में भी पूछ दिए जाते हैं। अब देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G होता है, जिसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती है, और इसका वैल्यू क्या होता है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसको रुक जाइए, ओहो, लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अब देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G = 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है। इसका यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये ओवरऑल यूनिवर्स में इसका वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होता है, जो कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एवोगाड्रो नंबर यहाँ पे 1 मोल में कितने मतलब कितने मॉलिक्यूल और आयंस हैं उसको दिखाता है। तो 1 मोल में किसी भी सब्सटेंस में कितने मॉलिक्यूल और आयंस हैं वही दिखाता है। तो एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पर मोल होता है ये। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखा जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है? इसका वैल्यू 1.03 इंटू 10 टू द पावर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर का जो यूनिट होता है फोर्स अपन एरिया। तो फोर्स को किससे दिखाएंगे? न्यूटन से दिखाएंगे, और एरिया को किस चीज़ से दिखाएंगे? मीटर स्क्वायर से। अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? 1.03 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पे केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, इसको डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो हम जानते हैं जनरली ह्यूमन का हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में इसको देखेंगे तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब ये भी देख लीजिए, जो डिग्री का यूज करते हैं केवल सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के यूज के लिए करते हैं। केल्विन में हम डिग्री का यूज नहीं कर सकते हैं। मैंने मेजरमेंट में इस चीज़ को बताया था कि डिग्री का यूज सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं, केल्विन में नहीं कर सकते हैं। तो जनरली कॉमनली हम लोगों का ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखिए 5 डिग्री सेल्सियस दिया है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केवल 273.15 होता है। तो कभी 15
0.15 को हम लोग दिखाते हैं, कहीं कहीं नहीं दिखाते हैं। तो जहाँ मतलब इस अप्रोक्स वैल्यू को मतलब दिखाया जाता है, कभी कभी एमसीक्यू में दे देता है कि बच्चे इससे मतलब मिसकंसेप्शन में होके या फिर रॉन्ग कर दें, मतलब यही एक वैल्यू हो जाता है। अगर किसी को ये पता हो तो मतलब यहाँ पे मतलब रॉन्ग नहीं होगा क्वेश्चन, तो कहीं कहीं 0.15 को लेता है। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो उसमें इतना ऐड कर दीजिए, यानी 5 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में चेंज करना है तो केवल इतना जब ऐड करेंगे तो आपको इतना मिलेगा 278 केल्विन। अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, 273 को माइनस कर देंगे। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 को माइनस कर देंगे, यानी 300 केल्विन है। और इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, चेंज इनटू डिग्री सेल्सियस केल्विन को, तो इसमें से 273 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जब आप 273 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसमें 27 आएगा, हाँ 27 इसका वैल्यू आएगा, तो 27 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे। अब देखिए डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 9/5, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस ले लेंगे प्लस 32 ऐसे। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट होता है तो आप यहाँ पे 100 पुट कीजिए। तो 100 डिग्री सेल्सियस को मैंने यहाँ पे पुट किया और 9/5 से मल्टीप्लाई करके 32 यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अब देखिए 25 जा 100 होता है और 29 जा 180, यहाँ पे क्या हो जाएगा 212, यानी 100 डिग्री सेल्सियस में 212 फ़ारेनहाइट होता है, 212 फ़ारेनहाइट। यानी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए इस फार्मूला का यूज करते हैं। वैसे ही फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए इसको हम इधर ले जाएंगे, -32 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 अपन में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस रह जाएगा जैसे डिग्री सेल्सियस। तो F -32 ब्रैकेट में यहाँ पे 5/9, तो इस फार्मूले का यूज किया जाता है। वैसे देखिए 0 डिग्री सेल्सियस में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 0 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है, 0 केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है, 0 केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन। 0 केल्विन में कितना डिग्री सेल्सियस होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना आप कवर कर लीजिए। जैसे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए फिर से डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए किस फार्मूले का यूज करते हैं। फिर 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है, 0 केल्विन। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपको सेल्सियस में पूछा जाए तो 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में 0 केल्विन, सेल्सियस में इतना होता है। आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे आपको मोशन से रिलेटेड होगा।